तो बताओ, ये तो पहला क्वेश्चन हमने कुछ लास्ट क्लास में ही सॉल्व किया था। तो जिन लोगों ने ट्राई किया सीधा सीधा डाउट बताओ, या तो नहीं किया तो फिर सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्राई किया हो कि नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा 17? यस सर। देखो ये जो 17 है, देखो ग्रुप में असाइनमेंट है, जो लोग नहीं ट्राई कर रहे वो कल कभी नहीं आएगा, जिसका तुम वेट कर रहे हो कल करेंगे वो कल कभी नहीं आएगा। जो जैसे आज डिस्कशन है तो आज ट्राई करके आओ, तो है ना वो चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि x1 x2 ऐसे ज्यादातर लोगों ने कर ही रखे होंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो तुम देख लो भाई, तुम्हारा है ना, बाकी लोग तो मेहनत कर ही रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम पीछे हो रहे, वो चीज है। सो इफ x1 x2 आर IID नॉर्मल 01 और देन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम कि ये बताओ x1 जो है नॉर्मल 01 है। अच्छा ये आइडिया है ना तुम्हें, तो x1 स्क्वायर क्या होगा? काई स्क्वायर 1। सिमिलरली x2 भी नॉर्मल 01 है, तो x2 स्क्वायर क्या होगा? तो ये भी काई स्क्वायर 1 है, और चूंकि x1 x2 IID है तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर भी IID है, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना? काई स्क्वायर 2 हो गया ये, है ना? सो ये काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो, और तुम्हें पता है काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या होता है? दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्सपोनेंशियल हाफ। तो व्हाट इज, मान लो इसका नया नाम दे दूं मैं, सपोज y। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y? काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या होगा? या काई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 या एक्सपोनेंशियल हाफ, इसका पीडीएफ क्या है? क्या लिखूं? नहीं, ये हाफ इंटू ये आएगा, क्योंकि मीन 2 होने चाहिए, ये है। अब तुम फाइंड कर लोगे, जो तुमसे पूछा गया है y लेस देन इक्वल टू 2 पूछा गया है, तो मतलब ये हो गया CDF ऑफ y एट 2, और इसका तुम अगर CDF निकालोगे तो इसका CDF आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2y। इसका CDF फाइंड करो, तो हाउ टू फाइंड CDF? इंटीग्रेट करो 0 टू y में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2y, है ना? और y भी तुम्हारा 2 ही है, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया? चेक कर ले भाई, सॉरी, ये मतलब जो यहाँ पे वही रहेगा, ये मैंने गलत लिख दिया है गलती से, ये y/2 है, यहाँ पे y/2 ही रहेगा, मतलब ये y/2 है ना, तो यू इंटीग्रेटेड विद 0 टू y, है ना, वो 2y करके मैं भी गलत लिख दिया, तो माइनस है ना, तो e की पावर माइनस y/2, तो यहाँ होगा e की पावर माइनस y/2, तो पुट करो कितना आ गया? माइनस 2/2, तो आंसर आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो ये आंसर हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो यहाँ हमने एक्चुअली वन वेरिएबल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, जो हमने पहले ही कवर कर रखा है, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 है, तो y मान लिया, तो y लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1 माइनस, ये CDF होगा 1 माइनस ई की पावर, है ना, तो दिस इज 1 माइनस ई की पावर माइनस y/2, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड अगर काई स्क्वायर के पीडीएफ करो, काई स्क्वायर के पीडीएफ में 2 रखो, n की जगह 2 रखो, यही आएगा, तब भी यही आएगा। जो काई स्क्वायर n है उसका पीडीएफ जो है, तो काई स्क्वायर n के पीडीएफ में n के प्लेस पे 2 रख के देखो, यही आएगा सिंपलीफाई होने के बाद, तब भी, तो उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए।
16 16 अच्छा 60 सीधा ओके उससे पहले 26 है मेरा। अच्छा 26 ओके हाँ ऑर्डर में ठीक रहेगा वरना कोई बोलेगा 50 फिर 10 पे आओ फिर 60 पे जाओ फिर 10 पे आओ ऐसे करके अच्छा ऑर्डर में ठीक है देखो ये भी कुछ वैसे ही है तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था ना उस टाइप का हमने जो कवर किया था तो उस पे ही है ऐसे तो तुम यही सोचो एग्जाम में भी ऐसा ही हो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें सोचना है जनरल कॉन्सेप्ट क्या है तो बोल रहा है एक्स वाई जेड बी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद रिस्पेक्टिव एमजीएफ तो x का mgf है 1/1 माइनस t है बताइए जी x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्सपोनेंशियल 1 हो गया फिर आपका y का जो mgf है दैट इज e की पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर सॉरी प्लस टी स्क्वायर तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है y का है ना सो इसमें होता है कि म्यू टी प्लस ई रेज़ टू पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का एमजी है ई रेज़ टू पावर म्यू टाइम्स टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ म्यू 0 है सो नॉर्मल 0 कॉमा हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर सो नॉर्मल 0 1 का यही आएगा एंड अगेन z का भी सेम ही है सो mz ऑफ t इज e की पावर हाफ टी स्क्वायर तो यहाँ से जो z का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल 0 1 ही है ठीक है तो z का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है नाउ यू थिंक 2x सो x इज एक्सपोनेंशियल 1 तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2x तो ये आप देखोगे ये रिजल्ट है अगेन सो दिस इज रिजल्ट व्हाट अगर मैं रिजल्ट लिखूं कि लाइक इफ x इज एक्सपोनेंशियल 1 देन जो लैम्बडा x होगा इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्बडा मतलब तो इसका पीडीएफ रहेगा e की पावर माइनस x मोर देन 0 अदरवाइज ये प्रूव कर सकते हो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ना सो यू कैन प्रूव यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सो y इज इक्वल टू ये है तो मैं बोल रहा हूँ y का पीडीएफ निकालोगे so pdf of y will be 1 by lambda e की पावर माइनस y by lambda y more than 0 and 0 otherwise ठीक है तो इस तरीके से आ जाएगा 1 by lambda e की पावर माइनस y by lambda y more than 0 otherwise ओके तो यहाँ 2 लो लोगे 2x is exponential 1 by 2 that is same chi square 2 actually exponential 1 by 2 मतलब पैरामीटर 1 by 2 है तो मेन 1 by lambda लेके चलेंगे हम लोग मतलब यहाँ जैसे 1 बाई लैम्डा है तो इसका मीन क्या हो जाएगा अरे एक मिनट मैं क्या लिख रहा हूँ हाँ ठीक है ना एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 ना हाँ तो इसका मीन लैम्डा हो जाएगा यहाँ से ओके नो प्रॉब्लम हाँ फिर आपको समझ आ गया तो ये एक्सपोनेंशियल विथ एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 दिस इज आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर 2 तो ऐसा हो गया और बाकी दोनों भी काई स्क्वायर ही हो जाएगा हाँ ये y स्क्वायर इज ऑल्सो काई स्क्वायर 1 एंड z स्क्वायर इज ऑल्सो काई स्क्वायर 1 सब इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन में दे रखा है तो w का इन एट लास्ट काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 मिलके 2 + 1 + 1 काई स्क्वायर 4 हो गया अब काई स्क्वायर आप n का पीडीएफ तो पता ही है 1/Γ(n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर माइनस x/2 तो उसमें n को पहले 4 रख देना तो सिंपलीफाई होकर छोटा सा पीडीएफ आ जाएगा उस पीडीएफ में आप 2 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा तो पिछले क्वेश्चन जैसा था वैसा ही हो गया ये भी तो यहाँ भी वही पूछा है जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था तो यहाँ भी ऐसे ही पूछा था ना कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दिस इज y <= 2 तो यहाँ काई स्क्वायर 2 बना था अभी ये जो है ये काई स्क्वायर 4 बना है तो ये w जो है काई स्क्वायर 4 बना है इस तरीके से नेक्स्ट हाँ तो 26 30 तक कोई डाउट है 1 to 30 में भी किसी को डाउट है 1 to 30 22 ओके देखो 22
हाँ 1 by 1। अभी आप जो भी डाउट से लिख के रखो, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डाउट तभी पूछो, आप ट्राई कर लेना सब लोग। बिना ट्राई करे देखोगे तुम्हें लगेगा कोई तुमसे नहीं होगा, तुम सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सॉल्व हो जाएगा। जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो आइडियाज आएंगे, वैसे देख के पता नहीं चलता होगा नहीं होगा। जब तक सॉल्व करोगे ना, जब स्टार्ट करोगे सॉल्व करना तो सॉल्व होने लगता है। तो सॉल्व करने के बाद डाउट पूछना तुम लोगों ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन तुम्हें डाउट लगता है, ऐसा होगा कई बार तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ट्राई करके देखना। अभी ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई किया वो डाउट पूछो। क्योंकि डाउट के लिए तो हमेशा पूरे साल डाउट क्लास एग्जाम तक चलेगा, 10 फरवरी तक डाउट क्लास चलता रहेगा। तो ये है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x1 एंड x2 हैव जॉइंट पीडीएफ दिस, ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन xy। सो मुझे पूछ रहा है कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2। तो आपको याद होगा जो लास्ट क्लास में जब थ्योरीज करा रहा था मैं, तो हमने बताया थे कई बार क्या होता है कि कंडीशनल निकालना आसान रहता है। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला में लिखा था कोवेरिएंस E of x1 given x2 comma x2, you can use this, or you can use covariance x1 E of x2 given x1। अब डिपेंड करता है किसकी जरूरत है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि है ना, दिस कैन बी रिटन एज दिस। यहाँ x1 की जगह E of x1 given x2 लिखा है, x2 की जगह यहाँ दिस, ऑल थ्री आर इक्वल। अब देखना है किसकी जरूरत है, तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो ये ज्वाइंट, जो आप ज्वाइंट ध्यान से देखो, तो जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली अब सपोर्ट पे ध्यान दो। x2 का सपोर्ट है 0 to इंफिनिटी, x1 का सपोर्ट है 1 से 3। पहले सपोर्ट देखा हमने, अभी ये खुद एक पीडीएफ है। अभी हम ट्राई करेंगे कि इफ वी कैन राइट दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पीडीएफ्स, दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखें और दोनों पीडीएफ हो, ऐसा अगर लिख सको आप। सो देखो जरा ध्यान से, ये 1 और 3 के बीच गैप कितना है? यस यस, तो ध्यान से देखो, ये हाफ, हाँ, और x1 e की पावर माइनस x1 टाइम्स x2, दिस इज अलोन पीडीएफ ओवर दिस इंटरवल, है ना। 1/2 इज पीडीएफ ओवर दिस, एंड दिस इज ऑल्सो अ पीडीएफ ओवर दिस सपोर्ट। तो यहाँ आप अज्यूम करो कि x1 की जगह लैम्डा है, आप ऐसे इमेजिन करो कि लैम्डा है, तो लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, ऐसा बन रहा है। दिस इज अगेन अ पीडीएफ, दिस इज आल्सो अ पीडीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू पीडीएफ इज थर्ड पीडीएफ। तो हुआ क्या, चूंकि यहाँ इन्वॉल्व है तो x1 को कांस्टेंट मान के चल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसको, सो वी विल राइट इट एज दिस इज fx1 at x1, दिस इज f of x2 given x1। ये गिवन क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू रैंडम है, बट हम फिक्स करेंगे तो गिवन लेंगे एक्चुअली। तो x2 given x1, so I'm assuming कि small x1 is a constant which is the given value of capital X1। तो ऐसा मैं लिख पा रहा हूं joint PDF को। ठीक है, सो अब आपसे क्या समझ आया यहां से? सो here you got that कि x1 is uniform 1 3 and x2 given x1 is एक्सपोनेंशियल x1। तो ये फाइनली हमारा सिंप्लीफाई होके अभी तक आया। आप वैसे भी ट्राई कर सकते थे, कोवेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला E x1 x2 करते तब भी आता, बट मैंने कहा कई बार कंडीशनल निकालना आसान है। तो यहाँ पे जस्ट अब क्या आपको मिला, x2 गिवन x1, तो मैं ये वाला यूज करूंगा। सो कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 इज सेम एज कोवेरिएंस बिटवीन x1 E of x2 given x1। सो नाउ यू सी, अब यहां से ध्यान दो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1। अभी स्मॉल x1 का टर्म लिख रहा हूं, तो इसका मीन क्या आएगा, इस पीडीएफ में मीन क्या आएगा, 1/x1
है ना, x1 यू टेक एज अ कांस्टेंट लाइक लैम्डा, अज्यूम x1 इज लैम्डा, तो ये मीन आएगा 1/x1. नाउ कम टू दैट पॉइंट. सो हियर कोवेरिएंस x1 कॉमा, अब e ऑफ x2 गिवन x1 है, तो यहां ये क्या है 1 अब मैं कैपिटल x1 लिख रहा हूं. यू सी यहां गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 नहीं लिखा, तो यहां कैपिटल x1 के टर्म में है, दैट्स व्हाई यहां कैपिटल x1 आ रहा है. यहां पे जब लिखते हैं गिवन है तो यहां स्मॉल लिखा मैंने, क्योंकि यहां गिवन है ना. अगर ये नहीं लिखूंगा तो कैपिटल x1 ही आएगा, तो ओके है. अब नाउ यू नो द फॉर्मूला बिटवीन दीस टू, राइट? e ऑफ x, y, सॉरी कोवेरिएंस ऑफ x, y क्या आएगा? e ऑफ, बोलो, x1 इंटू 1/x1 माइनस e ऑफ x1 इंटू e ऑफ 1/x1. ठीक है, देखो, एंड e ऑफ, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 1 का मीन तो 1 माइनस e ऑफ x1. x1 वाज यूनिफॉर्म 1 3, तो इसका मीन कितना आएगा? तो a plus b by 2, so this is 2 and into e of 1/x1 क्या आएगा ये? 1/x dx 1 से 2, सॉरी 1 से 3 था ना, यहाँ 1/2 भी तो है. 1/x 1/2 dx x from 1 से 3, बताइए कितना आएगा ये? So log 3 upon 2, ठीक है, तो ये हो गया log 3 upon 2. मतलब log बेस e ln लिख सकते हो, ln 3. So log 3 upon 2 कट गया, तो 1 माइनस ln 3. अब देख लो, यही आंसर है. तो यहां हमने ये फॉर्मूला यूज किया. तो पहले आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट क्या है और सपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या पीडीएफ बनाए जा सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ 2 पीडीएफ्स. ओके, आगे. हाँ, और कोई डाउट है 30 तक? तो 29 किसी का था डाउट? हो गया? क्या है? ओके. ये कह रहा है x1, x2, x3, x4 इंडिपेंडेंट है. Which of the following pairs are independent? तो अगर इंडिपेंडेंट होगा देन क्या होना चाहिए? कोवेरिएंस 0. मतलब अगर कोवेरिएंस 0 नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा. तो आप देखो यहाँ पे x2 कॉमन है, सो व्हेन यू फाइंड द कोवेरिएंस यू विल गेट वेरिएंस ऑफ x2 एक्चुअली, जो कि पॉजिटिव होगा. यहाँ पे x1 x1 कॉमन है, जब इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ x1 आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो होगा. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोवेरिएंस 0 होगा, बट कोवेरिएंस 0 डजंट गारंटी दे आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली. तो अभी इसको होल प्लग को यहाँ देखो, यहाँ क्या है x2, यहाँ भी x2, इसके बीच का कोवेरिएंस निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा. एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए सी डी में व्हेन यू फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल जो गिवन है, सो दैट विल बी पॉजिटिव, मींस नॉन जीरो. सो नॉन जीरो रहेगा, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है पक्का. तो इसीलिए ए सी डी आउट हो गया, तो ए बी डी आउट हुआ, तो सी करेक्ट ऑप्शन है. वैसे भी सोच सकते हो कि ये चारों इंडिपेंडेंट है, तो x1 plus x2 will also be independent of x3. Simple, because it is given that they are independent. तो x1, x2, x3, x4 इंडिपेंडेंट है, तो जो x1 plus x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा that will also be independent of x3 एक्चुअली, क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट है. तो वैसे ही देख के पता चल रहा है. अब यहाँ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है?
because x2 is common, so they will not be x1 plus x2 will not be independent। वैसे कई बार वैसा भी रहता है, कॉमन रहता है फिर भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मान लो x1 x2 दोनों नॉर्मल है और सेम वेरिएंस है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे ये नहीं कि देख के बोलेंगे अच्छा कॉमन है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, गारंटी नहीं है। तो यहाँ लॉजिक है कोवेरिएंस नॉन जीरो आ रहा है, इसीलिए कई बार है एक दूसरे इन्वॉल्व एक दूसरे में फिर भी इंडिपेंडेंट होता है, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ना वेरिएंस, कोवेरिएंस इन दोनों के बीच का नॉन जीरो, दैट्स व्हाई डिपेंडेंट है। इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई डिपेंडेंट है। यहाँ कोवेरिएंस पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई डिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ गिवन है, इसलिए अब ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 30। ओके, तो आपको पता है क्या है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट बाइनोमियल 3,1/3 है। देन प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ऑर्थोगोनल। तो कोई मुझे बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? A into A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो तो कर लो, हो जाएगा, इजी है। हाँ वो समझ गया, लेकिन आप पहले A इंटू ए ना P इंटू P ट्रांसपोज निकालो जरा। इसको मल्टीप्लाई करो, तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर है ना, x² 2 प्लस y² 2 है ना, तो होल अपॉन 2 आ गया। फिर नेक्स्ट जब करोगे तो -x/√2 प्लस y/√2 मतलब y माइनस x/√2 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे वही y माइनस x/√2, और जब इसको हाँ ओ एक मिनट, अच्छा सॉरी, तो 1/√2 इंटू x/√2 2 हो जाएगा। हाँ सही तो ये 2 हो गया। एंड इसको उससे करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 राइट, तो ये 1 हो गया। अब मुझे बता रखा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्थोगोनल होगी, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑर्थोगोनल कब होगी। सो ये होगी जब 1 0 0 1 हो जाए, ये ना कि जब ये 1 0 0 1 हो जाए। ऐसे नॉर्मल ट्रिक भी होता है कि किसी भी दो कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, और सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो वैसे भी कर सकते थे। तो यहां से आ जाएगा, सो क्या मिला यहाँ से x² प्लस y² इज अपॉन 2 ना, अपॉन इसको इसके इक्वल कर दो तो ये आ गया, और इसको उसके इक्वल कर दो तो y इज इक्वल टू x आ गया है। तो ये चीज है y इज इक्वल ये। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। सो प्रोबेबिलिटी P इज ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x² प्लस y² इज 2 एंड x इज इक्वल टू y। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y है ना, क्या क्या सेटिस्फाई करेगी इसको, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक्स वाई इक्वल है तो मतलब ये 2x² इज इक्वल टू 2, तो x² इज 1, x कैन बी प्लस माइनस 1, बट आपका क्या है यहाँ पे बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का सपोर्ट क्या होता है 0 1 2, ये बाइनोमियल 3,1/3 है, n की वैल्यू 3 है, सो सपोर्ट होगा 0 1 2 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यू 0 1 2 3, इस तरीके से। तो ठीक है, तो इसको अब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट भी है, तो अलग अलग कर लो, और दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है क्योंकि दोनों का सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। तो एक का फाइंड करो, स्क्वायर कर लो,
ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ना ये। अब x बराबर 1 निकालना बाइनोमियल 3,12 में, सॉरी 3,1/3 में, तो ये हो जाएगा 3 चूज 1, 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 2, इस पूरे का स्क्वायर, तो इक्वल टू 3 चूज 1 3 और 4 बाई ये आ जाएगा 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा, चेक कर लो एक बारी, 3 9 27, 4 4 16 81, ठीक है, देख लो डी आ रहा है क्या, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें अगर डाउट हो तो अभी भी कैलकुलेशन में तो पूछो आप। क्या कर दूंगा मैट्रिक्स में? हाँ हाँ, वो होता है फॉर्म उसका होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का है, हाँ वो cos थीटा sin थीटा फिर माइनस sin थीटा cos थीटा, हाँ इस तरह का होता है, बट वो एक एग्जाम्पल है, वो जरूरी थोड़ी कि हमेशा वैसे होगा। दैट इज द वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, उससे भी कर सकते थे, ठीक है। नहीं सर, वो एक्चुअली वो 2+2 और 3+3 का ना, मतलब कि वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कुछ होता है, मतलब कि ऑर्थोगोनल जैसे ही पूछा जाएगा ना, वो cos थीटा डायगोनली और माइनस sin थीटा और sin थीटा माइनस sin थीटा, मतलब हाँ। कोसाइन से से ना तो 3+3 के लिए सेम रहेगा, बस डायगोनली 0 0 बन जाएगा। ओके, हाँ वही है, जैसे भी कही, ये तो इतना मैं समझाने के लिए किया है ना, आप इसको इससे डॉट करो 0 पुट करो, इसको इससे डॉट करो 0 पुट करो, और खुद के साथ मल्टीप्लाई करो ना, एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होता है ना किसी भी ऑर्थोगोनल में, ये है। ठीक है, चलो एटलीस्ट ये है कि बेसिक से पता चल गया है ना। मान लो जैसे प्रोबेबिलिटी में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, अब जिन बच्चों ने बोला कि नहीं मैथ्स क्या ही करना है, 70 मार्क्स का स्टैट्स है, स्टैट्स ही कर लेते हैं, अब वहां ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन ही नहीं पता है, तो कैसे करोगे? अब जब ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन ही नहीं पता तुम्हें, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में है यही, तो उन्होंने क्या किया, वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लिए, इसलिए पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स भी हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मिक्स कर दिया, तो आपको ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन नहीं पता अगर एग्जाम में, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, ये चीजें, या उसका रिजल्ट नहीं पता है, तो इसलिए मैथ्स पोर्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं। सर ये जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है ना, सर थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे क्या? उसमें कुछ नहीं है, देखो ये वेरिएंस x, कोवेरिएंस xy, कोवेरिएंस xy, वेरिएंस y, इस तरीके से वो मैट्रिक्स ही तो है, यहाँ पे x1 x2 x3 x1 x2 x3, इस तरीके से 3 मान लो रैंडम वेरिएबल है, तो क्या होगा, डायगोनल पे वेरिएंस लो, बाकी कोवेरिएंस लो, तो आसानी है। इसमें क्या है नया, ये है कि जैम में इसका कोई बहुत ज्यादा काम है नहीं, तो जैसे ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ बनेगी, तुम कोवेरिएंस लगा लो हर एंट्री पे, कोवेरिएंस बिटवीन xx, कोवेरिएंस बिटवीन xy, कोवेरिएंस बिटवीन yx, कोवेरिएंस बिटवीन yy, ठीक है, यही वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। 3x3 में यही हो जाएगा, क्या एंट्रीज होंगी, समझ आ रहा है ना, 4x4 में सेम है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं ना। अब ये कोवेरिएंस xx का है, वेरिएंस बन गया, ये वेरिएंस बन गया, तो डायगोनल वेरिएंस रहेगा, बाकी कोवेरिएंस रहेगा, और ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, इवन ये पॉजिटिव डेफिनेट होता है हमेशा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सारे एंट्रीज। पॉजिटिव डेफिनेट है कि जैम के सिलेबस में नहीं है, गेट में है, तो पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है कि जिसका x ट्रांसपोज ax विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये डेफिनेशन है, मतलब उसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये सब रिजल्ट है कुछ उसमें। वैसे मैट्रिक्स जिसके है ना डिटरमिनेंट पॉजिटिव होंगे, और हर प्रिंसिपल जो सब मैट्रिसेस है या माइनर्स है हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्रिंसिपल माइनर्स, इस तरह का रिजल्ट है। लेकिन एग्जाम के सिलेबस में ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, गेट में है, तो
हाँ नेक्स्ट बताओ 30 to 40 कोई क्वेश्चन डाउट है? थर्टी टू 50 सब इंटेलिजेंट लोग हैं, सब करेंगे। 41 तो An institute purchases laptop from either vendor V1 or vendor V2 with equal probability. So half हो गया. The lifetime of laptop from vendor 1 have uniform 0-4 distribution and the lifetime in years of laptop from vendor 2 is exponential half. If the randomly selected laptop in the institute has lifetime more than 2 years, तो then the probability that it was supplied by the vendor 2. तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? बेस थ्योरम का है ना. तो ये बेस थ्योरम है, लेकिन जब हम लोग 11-12 में बेस थ्योरम पढ़ते थे वहां पे बेसिक वैसे एग्जांपल होता था. आप चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन तुम पढ़ चुके हो तो इन्होंने इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व कर दिया. तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है. तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये. चलिए ट्राई करते हैं. ठीक है, देखिए सो दो वेंडर है V1 V2. ओके, तो पहले वो पूछा गया है, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं ना. तो ये पूछा है कि क्या प्रोडक्ट वाज सप्लाइड बाय वेंडर V1 V2. ओके, तो E1 E2 होता है ना, वेंडर V1 या वेंडर V2, दो पार्टीशन है, वेंडर V1 और V2. अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, क्या गिवन है. गिवन है कि जो भी रैंडमली सिलेक्टेड लैपटॉप इंस्टीट्यूट ने खरीदा उसका लाइफ टाइम मोर देन 2 इयर्स है. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. ये इवेंट ए होगा. एक्चुअली इवेंट ए क्या होगा कि जो सिलेक्टेड लैपटॉप है, यस ये देखो लैपटॉप है ना, हैज लाइफ टाइम मोर देन 2 years. तो इसका मतलब ये हुआ. अब तो मुझे ये बताइए प्रोबेबिलिटी A अंडर V1 क्या होगा. समझ आ रहा है कुछ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर V1 मतलब इफ V परचेज फ्रॉम वेंडर V1 तो ये लाइफ टाइम था 0-4. तो क्या प्रोबेबिलिटी है लाइफ टाइम मोर देन 2 ईयर होगी. तो क्या करेंगे, तुम यहाँ रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें चाहो तो, कि x मान लो, x लाइफ टाइम है, t बोल दो. तो मतलब t जो है मोर देन इक्वल टू 2 है ना, ये मतलब है. तो t का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में अलग अलग है. तो यहाँ मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी t मोर देन 2 गिवन v1 या गिवन v1. अगर v1 से परचेज किया तो लाइफ टाइम मोर देन 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो V1 के केस में T का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0-1. T का डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ टाइम जो है यूनिफॉर्म 0-1 होगा अगर V1 से परचेज किया है. तो देख लो अब, तो 2 से 4 में इंटीग्रेट होगा ये 1/2 dV. यही तो आ गया. V1 का रोल क्या था, सेलेक्ट करने में. यूनिफॉर्म 0-1 सेलेक्ट करे या एक्सपोनेंशियल हाफ सेलेक्ट करें. हम यूनिफॉर्म 0-1 सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिफॉर्म 0-4 सेलेक्ट कर लेंगे. अच्छा सॉरी ये थोड़ा 1/4 ठीक है ना. पीडीएफ ऑफ टी, इसका पीडीएफ क्या होगा 1/4. और इस इंटरवल में इंटीग्रेट करो 2 से, तो ये सपोर्ट इसका 4 तक ही जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म 0-4 है. तो 2 से 4 में इंटीग्रेट होगा. तो ये कितना आ गया 4 - 2 मतलब 1/2 आ गया. सिमिलरली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर V2, तो क्या प्रोबेबिलिटी है T मोर देन इक्वल टू होगा अंडर V2. सो अब जो T का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल हाफ है. अंडर है V2 एक्सपोनेंशियल हाफ है. तो एक्सपोनेंशियल हाफ है तो पीडीएफ होगा 2e⁻²x. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 2e⁻²
2t बोल दो या जैसे भी करना है, मान लो dt कर देता हूँ, 2t बोल दो तो, और कहां करोगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt। तो ये मैंने क्या यूज किया, एक्सपोनेंशियल हाफ का पीडीएफ। ये पीडीएफ गलत दिखा मैंने, ठीक है ना। देखो अब तुम्हें ऐसे डाउट होगी कौन सा वाला पीडीएफ है, तो उस साल के पेपर में जाओ, 2016 के पेपर में जाओ तुम, और वहां देखना फर्स्ट पेज पे लिख रखा होगा कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा से हमारा मतलब है इस पीडीएफ से, उसने लिख रखा होगा कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा जहां पे यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है इस पीडीएफ से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा ना, और मैंने अभी 2 करके लिख दिया था, तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का कौन सा पीडीएफ है, ये 1/लैम्बडा वाला या लैम्बडा वाला। तो जनरली ये होता है, लेकिन आपको वेरीफाई करना एग्जाम में अगर नोटेशन यूज करेगा तो यहाँ पे एक्चुअली यही वाला होगा। तो 1/2 e की पावर माइनस t/2, ये लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x, ये लैम्बडा t यहाँ पे है, कितना आएगा ये तो CDF 1 माइनस CDF आ जाएगा ना, तो ये तो जस्ट आ जाएगा e की पावर -1, राइट, क्योंकि ये 1 माइनस करोगे तो CDF एट 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो अभी क्या क्या मिल गया मुझे, a गिवन v1, a गिवन v2। क्या प्रोबेबिलिटी है वेंडर 1 को चूज करेंगे, हाफ। क्या प्रोबेबिलिटी है वेंडर 2 को चूज करेंगे, हाफ, ठीक है। तो वेंडर 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी थी, तो हाफ चांस है कि मैं वेंडर 1 को चूज कर सकता हूँ, हाफ चांस है वेंडर 2 को चूज कर सकता हूँ। और अगर वेंडर 1 को चूज किया तो सेलेक्टेड लैपटॉप की लाइफ टाइम 2 ईयर से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और अगर वेंडर 2 को सिलेक्ट किया तो सेलेक्टेड लैपटॉप की प्रोबेबिलिटी 1/e है ना, e की पावर माइनस तो 1/e है। तो आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है, इट वाज सप्लाइड बाय वेंडर v2। तो आप समझो, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है it was supplied by vendor to given A, given that the lifetime is more than 2 year, it was supplied by vendor V2। तो मतलब ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। सो प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना इसका, तो फॉर्मूला बेस थ्योरम से, तो V2 into A given V2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 A given V1 प्लस V2 A गिवन V2, ठीक है, ये हो गया। अब पुट कर लो आप, तो वेंडर V2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब पता है सराई फॉर्म से पता ही है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, हाफ हाफ काट दो, क्या होगा ये, ऐसा कुछ। अच्छा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा क्या, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ऑप्शन ए होगा, ये आएगा, वही पूछ रहा हूं ना। तो अभी तो ये बचा हुआ है, तो अभी जो मैं ठीक से लिख देता हूँ पहले, e की पावर -1 हाफ प्लस e की पावर -1, तो आप 1/e करके एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा e अपॉन, सॉरी ये आएगा e तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, 2 आ जाएगा, एलसीएम में 2 ही है ना, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई कर लो एक बार 1/e करके ना एलसीएम लेके, ओके नेक्स्ट। देख लो 41 नेक्स्ट। 60 से पहले कोई क्वेश्चन है किसी को?
55 45 सर। 45 ओके। Two points are chosen at random on a line segment of length 9 centimeter. The probability that the distance between these 2 points is less than 3. तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया। ये नंबर लाइन मान लो। सो 2 points are chosen on a line segment of length 9 centimeter. तो let's say x and y. The probability that the distance between these 2 points, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? So distance between x and y, इसको क्या लिखेंगे? x y के टर्म में इसके बीच का डिस्टेंस, हाँ। तो यहाँ पे एक्चुअली चूंकि मैंने x लेस देन y लिया है और y ज्यादा है तो y माइनस x, अदरवाइज उल्टा भी ले सकता हूँ मैं कि y छोटा है x ज्यादा है, क्योंकि x y तो रैंडमली चूजन 2 नंबर्स हैं। तो इन जनरल है ना, मे बी x इज मोर y इज लेस। तो इन जनरल डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये आंसर, ये जो होगा मॉड x माइनस वाई लिखेंगे इसको हम, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और इसे नॉन नेगेटिव। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मॉड x माइनस वाई जो है मोर देन 3 है। अब मैंने क्या किया, रैंडमली चूज किया है x। तो मान लो x कोई रैंडम वेरिएबल है और y रैंडम वेरिएबल, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना। x कैन बी सिलेक्टेड रैंडमली एंड y कैन बी सिलेक्टेड रैंडमली, तो 0 9 के बीच, तो ऐसा है। और तो दोनों है ना, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, दोनों डिपेंड नहीं कर रहा है, बोथ आर चूजन रैंडमली विदाउट फ्री ऑफ ईच अदर, है ना। अच्छा उल्टा लिख दिया, तो ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या आईडी हो गया ना, तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट भी होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ मतलब क्यों ही डिपेंड करेगा, क्योंकि रैंडमली। तो इसका क्या होगा देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये मैं x ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई dx dy, तो 0 to 9, अच्छा सॉरी वो तो हम पीडीएफ आ जाएगा पूरा 1 आ जाएगा, हमें इस पे इंटीग्रेट करना है एक्चुअली। तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट करके देख लो आप। तो इस रीजन का ग्राफ बनाओ, तो हमारा जो सपोर्ट है, ठीक है ना, तो ये तो जस्ट आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज 1/9 इंटू 1/9 dx dy, ठीक है। अब इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है आपको। सो अभी सपोर्ट क्या है हमारा, इसका सपोर्ट देखो x 0 to 9 y 0 to 9। तो मैं ग्राफ बनाऊं अगर, तो मान लो 9 यहाँ है और 9 यहाँ है। सो दिस स्क्वायर इज द सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट। तो मैं रीजन r बोल देता हूँ इसको तत्काल, रीजन r मतलब जो रीजन r है उसमें से ग्राफ बनाना है। तो मॉड x माइनस वाई लेस देन 3 का ग्राफ बनाना, तो उसके लिए मुझे मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस वाई 3 और x माइनस वाई माइनस 3, ये 2 लाइन बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। ऐसे इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई मोर देन माइनस 3 लेस देन 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनाने, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 का ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। तो बनाओ जरा ग्राफ। तो इसमें 3 6 9 3 6 9, ठीक है, 3 6 9, तो ऐसा है, मतलब ऐसे लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, x को 0 पुट करेंगे पहले लाइन में तो y माइनस 3 हो जाएगी, या मत पुट करो, x को 3 रखो,
y0 है तो x3 है, y0 तो x3 ये पॉइंट, और y अगर 3 है तो x6 है, y3 x6 है, और y अगर 9 है, नहीं y अगर y3 x, ठीक है ना। और ये फर्स्ट लाइन बना रहा हूं मैं, तो इट इज लाइक x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई ना, तो y0 है तो x3 है, अच्छा y0 है ना तो x3 है, ये है, y अगर 3 है तो x6 है, तो 6,3 तो ये पॉइंट होगा ना, हाँ, और y अगर 6 है तो x, ठीक है ना, ये लाइन बनेगी, नहीं वी शेप का नहीं बनेगा, ये ग्राफ हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक है, एंड अब x माइनस वाई इक्वल टू -3, विजिट अब माइनस ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 अगर आप बना लो, तो जब इसमें क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर y माइनस 3 ना, अब तो y3 है तो x0 है, जब y3 है तो x0, y3 तो x0 ये पॉइंट है ना, तो इस तरह से, या उल्टा कर सकते हो, अगर वैसे दिक्कत हो रहा है तो इसको इधर भेज दो, y बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, तो ऐसा है। फिर नेक्स्ट जब हम अगर x को 3 रखेंगे तो y मेरा 6 होगा, और x को आप अगर 6 रखोगे तो y आपका 9 होगा। सो ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अभी देख लो, एक बार ग्राफ बनाया मैंने जस्ट, सो ये जो मॉड x माइनस वाई लेस देन 3 है ना, तो ये लेस देन है तो मतलब x माइनस वाई की वैल्यू -3 से 3 होगी, तो ये जो बीच का रीजन है ये आपका एक्चुअली, so this is your feasible reason, ठीक है जी। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज योर रीजन आर, जिस पे इंटीग्रेट करना है। बट यू सी, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो तो टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगल का, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, देखो तो 1/81 बाहर हो गया, डबल इंटीग्रेशन dx dy ओवर r, और इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ द रीजन r। एक्चुअली जब ऐसा हो यहाँ 1 आ जाए तो 1 dx dy, जस्ट dx dy है, अभी आगे हम देखेंगे अभी। सो दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द रीजन, जिस भी रीजन पे इंटीग्रेट करो उसका एरिया निकालेगा एक्चुअली ये, तो वैसा इसलिए क्योंकि y dx बन जाएगा, तो इसलिए तो ये एरिया उस रीजन का है। तो क्या आप इस रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन R 1/81, ध्यान से देखो, ऐसे एरिया निकालना डिफिकल्ट है। टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है 81, अब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये 6 है और ये भी 6 है, ठीक है ना। सो ये 18, ये भी 18 है, ये भी 18 है, जो ऊपर आपको दो ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स जो हैं, सो बोथ ट्रायंगल हैज एरिया 18 18, टोटल स्क्वायर हैज एरिया 81, तो 81 माइनस 36 कितना आएगा, 45। सो ये आपका है जैसे 45 अपॉन, अब क्या होगा टोटल कितना है, तो वही है ना, ठीक है, तो ये 81 का यहाँ पर ठीक है, तो 45 अपॉन 81 ये कुछ आंसर होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसका एरिया 45 यूनिट होगा, अगर सेंटीमीटर में है, मान लो सेंटीमीटर था ना, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। टोटल 81 में से 36 माइनस कर दो, तो 45, और यहाँ बाहर ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज द आंसर। कितना है, कैंसिल कर सकते हो, 9 5 जा 9 9 जा, सो 5/9 इसका आंसर है। चेक करो, किसी को डाउट है तो बताओ, इज इट क्लियर, हाँ जी रोहन, इज इट फाइन,
हाँ सर ठीक है सर। ओके, तो सर इसको अगर वेरिएंट के मतलब इंटीग्रल के टर्म में रखते तो x की लिमिट होती है a plus y से लेके minus a plus y और y की होती है 0 to 9। ये ठीक है सर? ये नहीं, उसमें तो ब्रेक, अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो ये ना, ये तो इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम क्या होगी? पहले किसके रेस्पेक्ट में लेना चाहते हो आप? dx dy dx। x के रेस्पेक्ट में पहले अच्छा रुको, तो जब x के रेस्पेक्ट में आप स्ट्रिप बनाओगे, देखो ध्यान से, तो जो ये स्ट्रिप कहां तक जाएगी? यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे रुक जाएगी ना? क्यों? क्योंकि लेफ्ट कर्व अभी ये लाइन था, अब ये आ गया, तो इस रीजन पे अलग इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक बार में इंटीग्रेट तब कर सकते हो जब लेफ्ट और राइट कर्व चेंज ना हो रहा हो। यहाँ क्या हो रहा है? अभी कर्व ये है, अब ये चेंज हो गया, तो फिर देखो यहाँ, अब यहीं तक आप जाओगे, मैं दूसरे कलर दिखाता हूँ, 3 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वैसे करोगे आप। ध्यान दो, अब यहां से आपने स्टार्ट किया, सो यू विल मूव, देखो दोनों साइड का कर्व कॉमन रहने चाहिए, यू सी कर्व मस्ट बी कॉमन बोथ साइड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, यहां तक ये कर्व था और ये कर्व था, ठीक? अब क्या हो गया? ये कर्व आ गया, चेंज हो गया। सो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू, अब देखो ये रीजन अलग है, तो वैसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितने इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे? 3 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो अगर वैसे मैं इंटीग्रेट इसको करता, सो वी हैव टू ब्रेक इनटू 3 इंटीग्रल्स, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कर्व है और ये वाला कर्व है, लेफ्ट स्ट्रिप लेंगे तो लेफ्ट कर्व राइट कर्व, इस बीच में ये कर्व है और ये कर्व है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो दोनों साइड का कर्व जब तक कॉमन है तब तक सिंगल इंटीग्रेशन चलेगा। अगर कोई भी एक साइड का कर्व चेंज हुआ तो यू हैव टू ऐड टू द अदर इंटीग्रल। अक्सर बच्चों को डाउट भी रहता है कब 2 इंटीग्रेशन बनते हैं, कब 1 बनते हैं, तो यही रीजन लॉजिक है कि साइड के जो कर्व्स चल रहे हैं वो कर्व अगर कॉमन है तो एक ही इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा। पूरा जो जिसका एरिया निकालना है आपको, या जिस भी पोर्शन पे इंटीग्रेट करना है, अगर उसके बाउंड्रीज कॉमन है दोनों साइड तो एक ही इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा। अगर बाउंड्री अलग कर्व चेंज हुआ तो यू हैव टू ऐड टू द अदर इंटीग्रल, फिर दूसरा उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको 3 पार्ट में होता, इंटीग्रेशन ओवर R1 ओवर R2 ओवर R3, अलग अलग करना पड़ता है मुझे इस तरीके से। और सर वर्टिकल यदि तब भी 3 ही बनते हैं। वर्टिकल में भी 3 केस बनेगा, क्योंकि वर्टिकल आप बनाएंगे तो यहाँ पे रुक जाएगा एक आके, और एक यहाँ पे रुक जाएगा, तो एक इस रीजन में, एक इस रीजन में, एक इस रीजन में, क्योंकि सिमेट्रिक है ये, तो इसीलिए तो वर्टिकल में भी 3 इंटीग्रल बनता। तो इसीलिए यहाँ पे आसान, हालांकि ये वीके रोहतगी वाली बुक में एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो वीके रोहतगी AKMD सलाह है उसमें ये एग्जाम्पल है। यहाँ यूनिफॉर्म 09 है, वहाँ यूनिफॉर्म आई थिंक 0A पे बात किया है, 0 to A पे बात की है। इन जनरल आपको आंसर निकाल के दिखा रखा है, एग्जाम्पल है वहाँ पे, सॉल्व एग्जाम्पल है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप चेक। न्यूमरेटर 81 माइनस 18 होगा ना? नहीं, देखो पूरा कितना है 81, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना है? सर वो हाफ बेस साइड यानी हाफ इंटू 6 इंटू 6, 6 into 6 नहीं 6 into 3 ना? 3 या 6 है, 6 होगा ना। ये लेंथ कितनी है? ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, कितना गैप है? वो 6 हो गया सर। और ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, अच्छा अच्छा, ये 0 है और ये 6 है, हाँ। तो 3 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट यहाँ, तो 18 18 36, ये 18 18 हो गए, और टोटल 81 में से 36 आउट हो गया। नेक्स्ट 40 to 50, 40 to 60 में कोई और डाउट है? ये चैट में कम पढ़ता हूँ, इमीडिएटली नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि दूर लैपटॉप रखा है। अच्छा क्या बोला? 62 and 64, अच्छा 60 तक कोई डाउट नहीं है, सीधा 60। चलो ये सब सॉल्व करो, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और एक असाइनमेंट आप चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें मान लो 100 क्वेश्चन भी है तो अगर 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हो, एक बार ट्राई किया जा सकता है, मतलब 4 5 6 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो उसमें कंप्लीट किया जा सकता है, और इमीडिएटली कंप्लीट करना बेटर रहेगा। क्योंकि बाद के, क्योंकि मेरे क्या है ना, कभी भी ऐसा नहीं होमवर्क नहीं होगा,
हमेशा कुछ ना कुछ क्लास में डिस्कशन चलता ही रहेगा, तो वो आपको करता ही रहना पड़ेगा इस तरह से। ओके 60 नंबर देखिए, ठीक है चलो डिस्कस कर लेते हैं ऐसे तो। इसका बस मतलब कि जो मैक्सिमम वाला स्टैट्स है ना, हाँ, वो थोड़ा बता दीजिए, बाकी हो जाएगा। ये बताइए कि एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो उस केस में व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस वाई? वो तो डबल एक्सपेंशन होता है ना, मतलब कि मैं एक्चुअली वो निकालना चाहता हूँ। प्रूफ इसका मतलब ये जो जेड को लेके रखा है ना, मैक्स ऑफ x माइनस वाई 0, वो मतलब वो कैसे थोड़ा सा थोड़ा सवाल बनता नहीं है वैसे उसमें। क्यों नहीं बनता? इसके बाद या तो x माइनस वाई आएगी या 0 आएगी, तो x माइनस वाई कब होगी ये? सर x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 तो हो जाएगा। हाँ 0 कब आएगी? अच्छा तो z की सपोर्ट क्या? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? रेंज ऑफ z क्या ये कभी नेगेटिव होगा? क्या लगता है z कभी नेगेटिव वैल्यू लेगी? ठीक है ना, क्योंकि z 0 और x माइनस वाई मैक्सिमम है, तो यहाँ ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो तो z इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए देखो, इसीलिए z नेगेटिव है, इस पे महज 0 है, क्योंकि z का सपोर्ट 0 के आगे ही है। अब z बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो z बराबर 0 कब होगा? सी व्हेन z इज 0, व्हेन x माइनस वाई इज नेगेटिव, मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, और चूंकि ये IID है तो IID डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी IID डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉट एक्सपोनेंशियल ओनली, कोई भी xy IID है तो हाफ ही आएगा ये कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि x माइनस वाई y माइनस x की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी बिकॉज दे आर IID, एंड सम उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, तो 1/2। सर यहाँ पे मतलब कि MXT की स्टेबिलिटी एक्सपेंशन लैम्डा है ना, हाँ मतलब x और y IID एक्सपेंशन लैम्डा है, तो MXT के थ्रू x माइनस y का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस वाई? ये वो कांसेप्ट से जा सकते हैं ना। यस, अब MGF निकाल लो x माइनस वाई का, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि x y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बोथ हैव द सेम MGF, सो टेल मी द MGF ऑफ, वो प्रूफ जो आप जान रहे हैं तो यहीं से आ जाएगा। सो व्हाट इज MGF ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा? नहीं 1/, MGF यहाँ पे एक्सपेंशन का जो फॉर्म है ना 1/t बाय लैम्डा, 1 माइनस t बाय
1 माइनस टी लैम्डा टी। कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल है, ऐसे बताया नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो हम कौन सा ले रहे हैं जिसका मीन लैम्डा है। लेकिन तुम चेक कर दो ये कौन सा वाला है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये उस एग्जाम के पेपर में गिवन होगा ना, कौन सा एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है इसका 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर -1 होल पावर 1 माइनस क्या 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा होल की पावर -1। हाँ, तो ये देखो डिपेंड करता है पीडीएफ कौन सा है। ये जो बता रहा है वो पीडीएफ है 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये जो बता रहा है। और यहाँ पे अगर पीडीएफ जैसे आप जो कह रहे हो ना, अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा का पीडीएफ लेता हूँ लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो यहाँ मीन 1 बाई लैम्डा होगा, तो उस केस में जो आप कह रहे हो वो होंगे भाई, हम वो लेंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ है। अगर ये पीडीएफ लेंगे तो एमजीएफ ये रहेगा जो आप कह रहे हो, ये रहेगा। तो 1 माइनस टी बाई लैम्डा इसकी पावर -1 ऐसा हो जाएगा। सो हाँ, तो पुट कर लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये देखो। सो यू पुट इट हियर, तो एक्स वाई का तो सेम एमजीएफ होगा, बट यहाँ फंक्शन अलग अलग है। तो लाइक 1 माइनस टी बाई लैम्डा रेज़ टू पावर -1, फिर ये इस टी को जो माइनस टी रखोगे तो 1 प्लस टी बाई लैम्डा -1, तो कितना आ गया ये। तो ये एक्चुअली मैं उसका लिख रहा था ना, तो यहाँ से आगे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप देख के बताओ ये किसका एमजीएफ होता है। हाँ, लाप्लास से डबल एक्सपोनेंशियल ना, उसको सिंपलीफाई करके देखो किस फॉर्म में है। क्या होगा उसका फॉर्म क्या, देखो ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा तो जो ये है ना ये, और इसका क्या एमजीएफ का फॉर्म होता है कि अरे अभिजीत आप 2 डिवाइस से ज्वाइन किए, इको आ रहा है तो तुम म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, इको क्यों आ रहा है। तो 1 माइनस और यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, तो उसे इको आता है नेटवर्क इशू से। तो देखो कोई नहीं, म्यूट कर लो, जब बोलना हो तो अनम्यूट करना, क्योंकि वो इको आता है, तुम बीच में माइक और म्यूट छोड़ दो। देखो ई की पावर म्यू टी ओवर माइनस डी स्क्वायर, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, एमजीएफ ऑफ बाई, मतलब ये तो डबल एक्सपोनेंशियल बोलो या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, तो ठीक तो है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से क्या प्रूव हो गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया x माइनस वाई इज डबल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, देखो लेकिन चूंकि यहाँ पे अब CDF क्या होता है, व्हाट इज CDF ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल, एक बार डिराइव करो CDF, ऐसे कंपेयर करो क्या आ गया एक्चुअली। इसमें म्यू की जगह क्या है, तो स्टैंडर्ड लाप्लास हो गया क्या, नहीं यहाँ पे b की जगह 1 बाई लैम्डा है जस्ट, है ना। तो म्यू तो 0 है और b की जगह 1 बाई लैम्डा है। अगर आप इसका CDF लिखोगे किसका, डबल एक्सपोनेंशियल का, मान लो x माइनस वाई का लिख रहा हूं मैं, तो उससे क्या आएगा, अक्सर हो जाएगा। सो यहाँ से प्रूव हो गया आपका ये डबल एक्सपोनेंशियल है। तो
एक तो ये ट्रू है तो ये गलत है ना। और तो ये CDF आई थिंक ये बी वाला सही आएगा। तो यू चेक द CDF ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल, उससे चेक करो एक बारी। तो जो CDF डबल एक्सपोनेंशियल का होता है एक्चुअली, मान लो अगर डबल एक्सपोनेंशियल का नाम x माइनस वाई है, W लिख देता हूं मान लो, तो इसका जो आंसर आएगा दिस CDF इज एक्चुअली हाफ e की पावर माइनस क्या होगा लैम्बडा, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा लैम्बडा, या b के टर्म में लिख दो तो ये आ जाएगा x बाई बी, कब जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, और जब x मोर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा 1 माइनस हाफ e की पावर माइनस x बाई बी जब x मोर देन इक्वल टू 0। ये तब है जब उसके लिए लिख रहा हूं जब म्यू 0 है, म्यू 0 के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो जब म्यू 0 है, म्यू क्या है उसका मीन, डबल एक्सपोनेंशियल का मीन, तो यहां से भी तुम देख सकते हो कि x माइनस वाई का मीन 0 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से तो तुम्हारे पास क्या है, तुम ध्यान से देखो अब कि नेगेटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी z की, अगर z का CDF लिखोगे तो 0 है तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा इसका, जब z नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा, जब पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1 माइनस हाफ e की पावर b तुम्हारा कितना है 1 बाई लैम्डा, तो b को रख दो 1 बाई, यहाँ b 1 बाई लैम्डा है ना, कंपेयर किया मैंने इससे, तो यहाँ रख दो b को 1 बाई माइनस लैम्डा, z के लिख रहे हैं लैम्डा, ये आ जाएगा b, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो नेगेटिव वैल्यू जो भी हो सकती थी उसकी जब एक्सपोनेंशियल वो सब आ गया 0 पे, एक्चुअली 0 पे हाफ हो गया इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 60 के बाद क्या क्या सर यहाँ तक हुआ है, मतलब सारा कंप्लीट नहीं हुआ ना तो। अच्छा आपने नहीं किया, लेकिन कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 2 दिन देखो, जैसे जो डिस्कशन होना वो पहले करो, बाकी चीज तुम सेकेंडरी कर सकते हो, प्रायोरिटी में, क्योंकि साथ साथ चलोगे तो बेटर रहेगा, ये ना। हाँ, जिन लोगों ने किया बताओ 60 के आगे कौन सा डाउट है, जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं। So 70 ओके। जितने देखो जितना तुम जल्दी कवर करोगे उतना अच्छा है ना, क्योंकि लेट करोगे तो नुकसान ही होगा। तो अब यहाँ देखो, क्योंकि पेपर का लेवल जो है ना 2020 तक आसान पेपर था, 2021, 22, 23 लेवल बढ़ता ही गया है पेपर का इस तरह से। और अभी 1 अक्टूबर से हो सकता है उससे पहले ही 9 to 11 हम लोग ईयर वाइज पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे, तो वो आप लोगों को भी ज्वाइन करना होगा ना, उसमें आप 9 to 11 ईयर वाइज 2023 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 अक्टूबर के आसपास, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जितने हो उसके पहले ही हो जाएगा स्टार्ट। तो उसमें हम लोग 2023 के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट करेंगे वैसे करके, तो मतलब वो डिस्कशन होगा उसका ईयर वाइज 2023 फिर 22, 21 इस तरह से 25 तक का। चलो, तो क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 बी द इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल। तो x1 x2 क्या है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 है, और ये सिग्नम फंक्शन एक्चुअली SGNU है ना, इसको सिग्नम फंक्शन एक साइन फंक्शन डिफाइन किया कि अगर x u नेगेटिव है तो -1 होगी वैल्यू इसकी, u पॉजिटिव है तो 1 है ना। ये सिग्नम फंक्शन लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने, मॉड x अपॉन x होता है, तो ये मॉड u अपॉन u भी लिख सकते हैं इसको आप, जब u नॉन जीरो है। अब क्या है, y1 की वैल्यू है x1 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ एट x2, और y2 है x2 टाइम सिग्नम फंक्शन एट x1। तो y1 इज x1 सिग्नम फंक्शन एट x2, y2 इज x2 सिग्नम फंक्शन एट x1। ओके, तो कह रहा है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2 इज अल्फा, देन व्हाट इज द पाई अल्फा।
तो x1 x2 जो है वो IID नॉर्मल 0 1 है। अच्छा मुझे फाइंड क्या करना, सीधा वहां पे है ना एंड पॉइंट पे आता है, मुझे चाहिए क्या, तो मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट y1 y2 के बीच का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2 है ना। तो इसको रो से डिनोट कर देता हूं, मान लो रो नोटेशन है, तो रो ऑफ y1 y2, y1 क्या है, सो y1 इज x1 टाइम SGN ऑफ x2 एंड ये है x2 टाइम SGN ऑफ x1। ये रो मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका नोटेशन यूज कर रहा हूं। तो अब इन दोनों का क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, या पहले मैं फॉर्मूला अगर लिख लूं उसके बाद आगे बात करूं। सो क्या होता है, कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 अपॉन रूट अंडर ना वेरिएंस y1 एंड वेरिएंस y2। और थोड़ा और अगर एक्सपैंड करें तो एक्सपेक्टेशन y1 इंटू y2 माइनस एक्सपेक्टेशन y1 एक्सपेक्टेशन y2 अपॉन सेम थिंग है ना। तो यहां से मुझे कहीं ना कहीं वो चाहिए, सो आई नीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 y2। सो क्वेश्चन इज है ना, सो आई नीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 y2, तो इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज mod u upon u when u is non-zero and 0 when u is 0, same thing, क्योंकि और क्या होगा अब, देखो तो दिस y1 को एक्सपैंड करो, सो y1 कैन बी रिटन एज व्हाट, x1 टाइम x है ना, तो अभी इसको यूज करो। सो दिस इज माइनस x1 इफ x2 इज नेगेटिव, 0 इफ x2 इज 0 एंड प्लस x1 इफ x2 इज पॉजिटिव, राइट। तो ये डेफिनेशन हो गया y1 का। सिमिलरली इफ यू डिफाइन y2, तो सिमिलर वे, अच्छा y1 डिफाइन किया ना, y2 हाँ, सो इन्हें डिफाइन y2 इज माइनस x2 इफ x1 इज नेगेटिव, वो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, एंड 0 इफ x1 इज 0। ऐसे इसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, सो this is not important, so only x2 if x1 is positive, okay। now अब देखो, so अगर x मान लो like x1 is normal 0 1, so minus x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, what is distribution of minus x1, सेम ही होगा क्योंकि सपोर्ट चेंज होगा नहीं, और चूंकि पीडीएफ में स्क्वायर रहता है 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर, तो वो स्क्वायर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो सेम ही है ये भी आपका, सो लाइक माइनस x1 एंड माइनस x2, सो माइनस x2 बोथ आर नॉर्मल 0 1। सो सी एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज लेस देन 0, हाफ है ना, बिकॉज x2 इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो मीन तो 0 है उसका, तो 0 से पहले और 0 के बाद की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ है एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ, ठीक। सो हाफ प्रोबेबिलिटी इज y will take value minus x1 and half probability it will take minus plus x1, and minus x1 and plus x1 both have same distribution, तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा,
अल्टीमेटली हाफ, अगर मैं CDF निकालूं y1 का सपोज, तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी व्हाट यू विल गेट, CDF ऑफ y1 इज हाफ टाइम CDF ऑफ -x1 प्लस हाफ टाइम CDF ऑफ प्लस x1 एंड बोथ आर नॉर्मल, तो हाफ टाइम 5y प्लस हाफ टाइम 5y। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रूव करूं सो y1 विल आल्सो बी नॉर्मल 0 1। अभी लिख के दिखा सकता हूं व्हाट आई सेड। सिमिलरली y2 इज नॉर्मल 0 1। अब बताओ इसको प्रूव करूं या समझ आया? लिख के बताऊं? समझ आया। ठीक है ना। सो लाइक यू स्टार्ट विद द CDF, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 इनटू y1। तो विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y1 एक्चुअली, तो CDF कैपिटल Y1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, सो देन टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, E1 इज दिस, E2 इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू a given E1 प्लस E2 a given E2, E1 E2 की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, एंड अंडर E1 माइनस x1 होगा y1 के प्लेस पे, अंडर E2 y1 के प्लेस पे प्लस x1 होगा, एंड बोथ आर CDF, बोथ आर स्टैंडर्ड नॉर्मल ओनली, तो CDF एट माइनस x1 इज 5y, CDF एट प्लस x1 इज आल्सो 5y, तो सिंपली आ जाएगा हाफ 5y प्लस हाफ 5y, हाफ हाफ ऐड होकर 1 हो गया, तो CDF ऑफ y1 इज सेम एज CDF 5y आ गया, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF के इक्वल आ गया, सो मींस y1 इज आल्सो नॉर्मल 0 1, y2 इज आल्सो नॉर्मल 0 1। तो अब ये काम आसान हो गया, देखो यहाँ से, so when you realize that y1 y2 both are, so x1 नॉर्मल 0 1 है, x2 नॉर्मल 0 1 है, माइनस x1 नॉर्मल 0 1 है, माइनस x2 भी नॉर्मल 0 1 है, y1 is normal 0 1, y2 is normal 0 1, so all are standard normal। so यहाँ से वेरिएंस तो 1 हो गया, अगर ये रियलाइज हो गया so this is, तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गया, 1 into 1, और ये वाला पार्ट 0 हो गया बिकॉज बोथ हैज मीन 0, तो नाउ यू जस्ट रिमेन विथ y1 into y2, अब बस इतना ही है, ये वाला 0 हो गया और ये वाला 1 हो गया डिनोमिनेटर। अब पुट कर दो वैल्यू, एक्सपेक्टेशन y1 क्या था, सो y1 इज x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, y2 इज x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1। चूंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये x1 में है तो x2 पे डिपेंड कर रहा है, x2 में, सो y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्चुअली, सो है ना, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए आपको सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ मैथ्स यूज हो रहा है, सो फ्रॉम दिस I realize this is mod u upon u, this is irrelevant because पॉइंट पे मास कंटिन्यूअस में 0 होता है ना, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मेनली डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एज दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे, सो x1 एंड सिग्नम फंक्शन एट x2 कैन बी रिटन एज mod x2 upon x2, अगेन x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1 कैन बी रिटन एज x1 mod x1 upon x1, so mod x1 upon x1, so x1 cancelled, x2 cancelled, तो बचा क्या, so now just we have, तो ये जो हम फाइंड कर रहे थे, this is expectation mod of x1 into mod of x2, and since x1 x2 are independent, तो we can break it into this। अब ये x1 नॉर्मल 0 1 है, सो व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन इन नॉर्मल 0 1, तो फॉर्मूला होता है ना, क्या है फॉर्मूला इसका, सिग्मा रूट 2 अपॉन पाई, हाँ, तो सिग्मा यहाँ 1 है तो रूट 2 अपॉन पाई, तो ये रूट अंडर 2 अपॉन पाई, रूट अंडर 2 अपॉन पाई, तो ये फाइनली 2 अपॉन पाई आ गया। तो क्या फाइंड कर रहे थे हम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे थे भाई, है ना, तो अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पाई आ गई, इसने पूछा क्या है, पाई अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, हाँ, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। सो यू गॉट एट द एंड दैट अल्फा इज 2 अपॉन पाई, सो पाई अल्फा इज 2, ठीक है। सर यस, ये जो आपने सेकंड लास्ट स्टेप किया ना, कैंसिल जो किया, हाँ ये हाँ वाला, वो नहीं समझ आया। हाँ, ये देखो ना, सिग्नम फंक्शन ऑफ यू क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, mod u अपॉन यू
Yes. तो ये जो सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, mod x2 upon x2 and सिग्नम फंक्शन ऑफ x1 कैन बी रिटन एज mod x1 upon x1। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो एक साथ, तो ये x1 into x2 और अपॉन में x1 into x2। हाँ सर समझ गई। So I use this function can be written as this is not relevant, just so this is equal to mod u upon u actually for the normal, so mod u upon u। तो इसको मैंने ये लिखा है और इसको ये लिखा है जस्ट। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अभी। तो यहाँ पूरा मैथमेटिकल, एक तो ये थोड़ा वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। हाँ ये फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये थ्योरम है एक्चुअली, मतलब आप प्रूव भी कर सकते हो कि x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है मान लो, है ना, सो देन जो मॉड x माइनस म्यू का एक्सपेक्टेशन आएगा वो आएगा √2/पाई टाइम्स सिग्मा। प्रूफ भी इसका बहुत आसान है, कैसे करोगे, तो डेफिनेशन लगा लो। ये अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो पहले बात तो x माइनस म्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करो पहले तो, ठीक है। तो x माइनस म्यू को कुछ नाम दे दो, t रख दो चाहो तो मॉड t 1/√2 ठीक है, 1/√2 सिग्मा एंड e की पावर -12, क्या आ जाएगा t² dt। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और लिमिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -∞ से +∞ है। तो x माइनस म्यू को t रखा, तो लिमिट चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखो, ये इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है तो क्या करोगे, x t को -t रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 टाइम और ये भी बाहर बुला लो 1/√2 सिग्मा। अब ये 0 से इन्फिनिटी कर दो, क्यों, क्योंकि ये 2 मैंने इसलिए लिखा है कि, है ना, जो मॉड है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी, सेम थिंग लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ बचा मॉड t कर दो, t e की पावर -12 t² dt। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन यूज करो, तो हाफ t² को u मान लो, तो क्या होगा, अगर तुम हाफ t² को u सब्स्टिट्यूट करते हो, सो बाहर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कैंसिल करोगे तो यही बचा √2/पाई और बाहर है सिग्मा। तो क्या आएगा जी, कैलकुलेशन ठीक किया मैंने, चेक कर लो। अच्छा वहां मैंने थोड़ा मिस किया है, ऊपर यहाँ सिग्मा मिस होगा, ध्यान नहीं दिया आप लोग, यहाँ सिग्मा मिस हो गया ना, 2 सिग्मा स्क्वायर, मैं लिखने में गलती कर देता हूँ। सो यहाँ 2 सिग्मा स्क्वायर है एक्चुअली, तो यहाँ क्या है 2 सिग्मा स्क्वायर है। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। इसका पीडीएफ क्या होता है, 1/√2 सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर ना, तो सिग्मा मैंने नीचे वाला वो मैं खा गया इधर, तो ये बाहर आएगा सिग्मा स्क्वायर, तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर मतलब रहेगा। तो यहाँ पे अब है 0 से इन्फिनिटी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम क्या करो, हाफ t² को u ले लो, तो सिंप्लीफाई करके देख लो, ये आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इधर सिग्मा स्क्वायर बचेगा इस तरह से कुछ, तो कैंसिल होके यही आ जाएगा। उसको इंटीग्रेट करो ठीक से, ठीक है। t है e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर, यहां से है t² और बाहर है dt। इंटीग्रेशन कर पाओगे? हाँ जी आयुष, तुम्हारा डाउट था ना ये? यस सर, यस सर। तो क्या करोगे, t² को t जाओ तो u अज्यूम कर लो, फिर डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल तो है, सिंप्लीफाई कर दो।
तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही नॉर्मल 0 1 था अभी हमारे पास। तो हमारे पास क्या था, नॉर्मल 0 1, तो मॉड x, तो इसी का तुम कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि अगर ये नॉर्मल 0 1 हुआ, ठीक है ना, तो कि मान लो इफ तुम्हारा x जो है नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो मॉड x है वो आ जाएगा जस्ट √2/पाई। तो ये मैंने यूज किया अभी यहाँ पे। ओके सर। चलो नेक्स्ट बताओ। तो ये 70 हो गया, 70 के बाद 72, ये किसी ने बोला, और 76। ओके 76, चलो 72 करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, देखो तो है ना, अब देखो अभी तुम सीखोगे, जैसे मान लो शुरू में सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी यहाँ तुम्हें सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर ये समझना है कि फ्यूचर में भी इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, देन यू कैन अप्लाई दैट वे। तो अभी सीखना है आपको कि हाउ टू सॉल्व। तो देखो, तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट पीडीएफ दिया है, मीन वाई का पूछ रहा है, तो एक तरीका है कि मैं वाई का मार्जिनल निकालूं, तो उसके लिए आपको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी में। वो उतना आसान नहीं है, किया जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उससे बेटर है आप ये सोचो कि क्या मैं यहाँ पे ई ऑफ वाई गिवन एक्स यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए वाई गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यस सर यस। तो वाई गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं क्या, तो हमें कोशिश क्या करना है, बन जाएगा। ओके, तो आपको देखना है कि x का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, y है रियल नंबर, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं कि x 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी में क्या बनेगी फिर, ये e की पावर -2x दिख रहा है, तो इससे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, हाँ, तो ये 2e की पावर -2x एक ये बनाया जा सकता है। अब मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखा तो इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ 2 से, तो √2/√पाई है, जो 2 मैंने यहाँ दिया उधर कर दिया, e की पावर -12 y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, तो ये खुद एक पीडीएफ है और ये भी एक पीडीएफ है, ध्यान से इसको देखो जस्ट, तो ये काटोगे रूट है ना, तो ये √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 पाई बन जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप ध्यान का रखना था, x जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा होगा उसका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी होगा, y जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा वो पूरे रियल नंबर वाला पीडीएफ होगा, तो ऐसा पीडीएफ होगा कि रियल नंबर बनेगा। तो मतलब ये हो गया, तो ये तो हो गया 2, एक एक्सपोनेंशियल बनना है। हाँ एक मिनट, ये 1/√2 पाई इंटू 1 e की पावर -12 y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 है एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो ज्वाइंट है हमने कुछ ऐसा लिखा, fx of x f of y given x is equal to x, क्योंकि ये y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, x तो मिल ही चुका है, तो y का होगा जब x गिवन होगा, क्योंकि x इक्वल टू है ना, तो ये है y गिवन x। अब यहां से, हाँ क्या कह रहे थे बताओ, कुछ कह रहा था, ओके यहां तक। तो जैसे बता रहा था ना कोई कि x होगा एक्सपोनेंशियल 2 हो गया है ना, और y गिवन x इज इक्वल टू x, क्या मिला, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, पैरामीटर्स क्या है, x, 1, तो इस तरीके से बन गया। तो हमारे पास x एक्सपोनेंशियल 2 हो गया और ये हो गया। अब आपको चाहिए था एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो e ऑफ y गिवन x, तो एक e ऐसे ही रखो। अब y गिवन x में मीन कितना है यहाँ पे, स्मॉल x, यहाँ स्मॉल x इसलिए x है, यहाँ कैपिटल x है तो यहाँ कैपिटल x यूज करेंगे, तो e ऑफ y गिवन x x है। अब एक e बाहर वाला है अभी, तो e x बताना है। अब वो x मेरा एक्सपोनेंशियल 2 है, मतलब ये वाला पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ में मीन क्या आता है, 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब आपका आंसर ए ऑप्शन आ गया इस तरीके से। तो इसमें ना कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आप समझना है।
डायरेक्टली निकालना डिफिकल्ट है, मतलब EY में आप Y का मार्जिन निकालना यहाँ डिफिकल्ट टास्क है। तो डायरेक्टली आप है ना कंडीशनल डिसाइड करो, एंड कंडीशनल डिसाइड करने के बाद डायरेक्टली आ जाएगा। सर एक बार लास्ट स्टेप लास्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन किया था लास्ट में। ये आपको क्लियर है y गिवन x क्या है? यस सर, x, 1। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x? इसका मीन कितना है? इसका मीन कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का? x। तो वही तो यूज किया। देखिए तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको, EY को लिख सकता हूँ E ऑफ y गिवन x। यस सर। अब इसकी वैल्यू आपने बताया x है, तो मैंने वो x रखा। अब EX, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन ये था, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 2 है, एक्सपोनेंशियल रेट 2 है, ओके सर। तो इसका मीन 1/2 होगा। तो ये ज्वाइंट को प्रोडक्ट ऑफ 2 PDFs, एक मार्जिनल एक कंडीशनल, फिर कंडीशनल से ये आ गया, कंडीशनल से हमारे पास ओके ओके। तो इसके बाद अभी 76 था या 72 नंबर था? 72 के बाद अगला क्वेश्चन है 76, फिर आते हैं 76। तो यार हमने क्लास में ये डिस्कस किया है, देखिए जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि XY be discrete random vector which of the following statement is are true? discrete है, तो पहले बता दिया आपको कि XY क्या है? discrete है। If X and Y are independent, then X square and mod Y are also independent. True or false? True होगा सर। हाँ, ये थ्योरम है ना कि if X and Y are independent, तो any function of X, any function of Y, that will also be independent। तो ये तो ओके है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम्स हैं उसको एक थ्योरम को क्वेश्चन बना दिया। यहाँ भी ऐसे ही है, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 1, तो हमने डिस्कस किया था जब रो की वैल्यू 1 होगी, देन हमने क्या देखा था, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव सच दैट कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो स्टेटमेंट ओके है। फॉर सम बोल रहा है, फॉर सम नॉट ऑल। तो अगर 1 है तो एक हमने पढ़ा था क्लास में ही कि जब रो -1 है, देयर एग्जिस्ट a लेस देन 0 सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ y ax प्लस b इज इक्वल टू 1। मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, मतलब y विल बी ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब y इज मल्टीपल ऑफ x, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x। तो ये रहेगा। अदरवाइज ऐसा लिखते हैं कि y mod y is 1, so there exists a belongs to R such that probability y is equal to ax plus b is equal to 1। जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा रहे थे, तो b भी ट्रू स्टेटमेंट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज -1 to 1 होता है, लेकिन जब एक्सट्रीम वैल्यू लेगी तो उस केस में y and x will be linearly related। तो यहाँ पे y बराबर x प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ये भी ट्रू है। फॉर सम a b, यस फॉर सम, तो एक ऐसा भी मिल गया तो ओके है। कह रहा है इफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एंड ई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज 0। सोचो अब जरा यहाँ पे कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ई ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर 0 है, तो इसका क्या मतलब है? तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या जा रहा ना 0 है, क्योंकि अभी ओपन कर दिया। चूंकि इंडिपेंडेंट है तो मैं लेफ्ट साइड को क्या लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट की वजह से? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर 0 है। अब these are two number, obviously x square is non negative, तो ex square is also non negative, ey square is non negative, तो ey square is also non negative, तो product of two non negative number is 0। तो क्या होगा यहाँ से? So either ex square is 0 or ey square is 0। अब आप सोचो x square is a positive number। एक थ्योरम है कि if x is more than equal to 0, ex जो होगा वो more than equal to 0 होगा।
जैसे एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, उसका सपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में कभी भी मीन उसका नेगेटिव नहीं आएगा। एक्चुअली सपोर्ट जो है मतलब वो उधर से ही आएगा, जरूरी नहीं मतलब वो है, बट नेगेटिव नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल वजह से है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, आप सोचो, जैसे अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं कि ex स्क्वायर इज 0, सो व्हाट डू यू मीन ex स्क्वायर 0 कब हो सकता है? x स्क्वायर 0 होगा तब। यहाँ पे x स्क्वायर को ही 0 होना पड़ेगा। सो आइदर x स्क्वायर इज 0 और y स्क्वायर इज 0। सो मतलब x इज 0 और y इज 0, और x इज 0 का क्या मतलब हुआ, इट इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है, यही सेम मीनिंग है जो अभी निकल गया, वही मतलब है कि x 0 है, मतलब रैंडम वेरिएबल खुद 0 के इक्वल है, मतलब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 पे 1 होगी। सो आइदर दिस इज दिस और दिस इज ट्रू, ये भी सही बोल रहा है। इसको आप कुछ एग्जांपल से ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो एग्जांपल में अगर लिखूं, जैसे मान लो ex, एग्जांपल मत लिखो, ऐसे सोचो डेफिनेशन से, x स्क्वायर टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, या मान लो xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। सोचो, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1, यही ना, x इज इक्वल टू x1 एंड सो ऑन। मान लो xn स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xn, एंड ये क्वांटिटी मान लो इक्वल टू 0 है, ये क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सोचो, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो देयर आर n नंबर्स नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड देयर सम इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, सर कोई ना कोई 0 होगा, कोई ना कोई नहीं, सारा 0 होगा, कोई ना कोई नहीं होगा, कोई ना कोई 0 होने से सम 0 कैसे हो जाएगा, अच्छा हाँ सर, हर टर्म को 0 होना पड़ेगा तभी तो 0 होगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, अगला टर्म भी पॉजिटिव नहीं बोलो, नॉन नेगेटिव बोलो, चलो ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, हर टर्म नॉन नेगेटिव है, मतलब कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, और सबको ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है, व्हेन, है ना, ईच, तुम्हें पता है ना ये, जैसे मान लो मैं पूछूं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप टू जेड स्क्वायर, ये 0 है, ऐसा कब होगा, जब सब 0 होंगे, a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा, z तक सब 0 होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, इसका कहने का मतलब ये है कि xi इंटू प्रोबेबिलिटी x is equal to xi has to be 0, each term will be 0 for all i कुछ भी ले लो। अब तुम खुद सोचो, प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो गई तो पीएमएफ बनेगा क्या, पीएमएफ बनने के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए जहां पे मास नॉन जीरो आए, हाँ, ताकि सम 1 बने ना। अगर मैं बोलूं कि ये अब प्रोडक्ट है, देखो फिर से प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई तो अगर सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो सम 1 कैसे आएगा, पीएमएफ होने के लिए सम को तो 1 होना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, तो मतलब ये हुआ कि दिस कैन नॉट बी 0, xi आर 0 एक्चुअली फॉर ऑल i। तो इसका कहने का ये भी मतलब समझ आया कि जो मैं डिफरेंट i ले रहा था वो डिफरेंट है नहीं, वो सारी 0 ही है। तो x इज 0, तो मतलब रैंडम वेरिएबल के सपोर्ट में एक ही नंबर है, वो क्या है, 0 है। तो मींस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज 1। इसको बोलते हैं डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, डीजेनरेट है ना, रैंडम वेरिएबल हो गया। तो ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जब ex स्क्वायर 0 होगा देन प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 1 होगा, जो ऑप्शन सी है। हालांकि थ्योरम है ये, तो ये थ्योरम कोई क्वेश्चन बना रखा है, तो ये थ्योरम है, ये ओके है। अच्छा, वेरिएंस x 0 है, तो वेरिएंस किस रैंडम वेरिएबल का 0 होता है, डीजेनरेट का। और डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है दूसरे नंबर के साथ, है ना, हमने कहा था डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इटसेल्फ, वो खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है ना, इस तरह से। तो
वेरिएंस 0 है, इसका मतलब x डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है 0 पे, और डीजेनरेट है तो 0 पे नहीं किसी पे भी, मतलब वेरिएंस x 0 में तो डीजेनरेट है, एंड डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो y के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट, यस, तो ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही हो गया। चेक कर लो एक बारी। तो ये एक्चुअली ये सब क्वेश्चन, ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट है, ये सब थ्योरम से कहीं ना कहीं तो उसके स्टेटमेंट्स हैं। सर जो आपने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक केस में जब आईआईडी होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y हाफ हो जाता है, हाँ। तो कैसे होता है? हाँ, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं ना, जैसे इफ x, y is continuous random vector then होगा क्या, प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, प्रोबेबिलिटी y मोर देन x, या प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y। क्या लगता है आपको, तीनों मिलाए क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये इवेंट E1 है, इवेंट E2, इवेंट E3, E1, E2, E3 आर डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक, एंड इन तीनों का यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ जाएगा, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी, ये 1 हो गई। अब कॉन्टिन्यूअस के केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये तो टर्म 0 हो गया। अब xy में बोल रहा हूँ आईआईडी है, जैसे आपने कहा कि हमने xy आईआईडी है मान लो, एंड x एंड y आर आईआईडी है, तो xy अगर आईआईडी है तो xy का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो x लेस देन y लिखो या y लेस देन x लिखो, क्या ही मतलब है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है तो x लेस देन y और y लेस देन x सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी x लेस देन y कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। जबकि कॉन्टिन्यूअस केस में तीनों पे मास रहेगा, तो ये 0 नहीं, सॉरी डिस्क्रीट केस में इस पे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वो देखना है। कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी हमेशा, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए। हाँ, नेक्स्ट तो हो गया 77 के 6 के बाद क्या 80, किसने पूछा था 80? 81, ओके 81 ये वाला। चलो तो 81 जो है तो ये 3 वेरिएबल पहुंच गया ना। अभी तक जैम में 2 वेरिएबल क्वेश्चन आते थे, इस बार इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बाहर के पूछे हैं, तो 3 वेरिएबल पूछ लिया। तो ये कह रहा है तुम्हारे पास कि XYZ be the random variable having the joint PDF, ये दे रखा है आपको XYZ की। तो पूछ रहा है कि सपोर्ट को ध्यान से देखो, सपोर्ट में क्या है 1/2xy है, जब 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, तो z लेस देन y लेस देन x है, और 1/2x स्क्वायर कब है, जब z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x, तो y x और 2x के बीच है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे y था x से कम है, यहाँ y x से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y जो है z से ज्यादा है और x से कम है, यहाँ y x से ज्यादा है, ठीक है ना, और 2x से कम है लेकिन, और z से यहाँ भी ज्यादा है y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ थोड़ा ग्राफ बनाना भी डिफिकल्ट है, 3D है ना, 2D में हम इसका सपोर्ट का ग्राफ इजीली बना लेते हैं xy प्लेन में। अब इसको बनाने के लिए 3D ग्राफ बनेगा, x y z तीनों एक्सेस लगाने पड़ेंगे आपको ग्राफ बनाने के लिए, मतलब इस रीजन का सपोर्ट का। फिर भी ध्यान से देखो, ये देखो आपको मैं बोल रहा हूँ x लेस देन y लेस देन z किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा या अदरवाइज में आएगा, अदरवाइज मतलब दूसरा केस जो बनेंगे वो। तो ये वाला केस बताओ x लेस देन y लेस देन z फर्स्ट वाले में है, सेकेंड वाले में है या अदरवाइज में है, ध्यान से देखो।
ठीक है ना, आपको यही पहचानना है। तो ये जो इवेंट है x लेस देन y लेस देन z, यहाँ तो y z से ज्यादा है और यहाँ भी y z से ज्यादा है, और ये कह रहा है कि y z से कम होने चाहिए। तो y z से कम कौन से वाले केस में? अगर सारे कॉम्बिनेशन तुम लिखोगे तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो अदरवाइज में जाएगा। ये वाला जो आया होगा यहाँ y लेस देन z कह रहा है, तो y लेस देन z है तो अदरवाइज में है। अदरवाइज में कितना डेंसिटी है? 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो ये तो मतलब अच्छा, अब मुझे फॉल्स पूछा है तो मैं ट्रू स्टेटमेंट बता रहा हूँ, है ना। तो हमने चेक किया ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली, ठीक। अब ध्यान दो, z लेस देन y लेस देन x, देखो ध्यान से इसको, z लेस देन y लेस देन x है, तो z लेस देन y, ठीक है, y हमेशा ज्यादा है। तो ये तुम्हें क्या लगता है किस रीजन में जाएगा? ये 1 2 3 है ना, तो y z से ज्यादा है और x से कम है, तो y जो है z से ज्यादा है और x से कम है, वो तो वहां बता ही रखा है, और है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, मान लो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं, ठीक, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी z लेस देन y लेस देन x। तो किसी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो, आप देखते हो कि x की वैल्यू कहाँ है ना, तो क्या ये रीजन दूसरे वाले में आएगा? नहीं आएगा ना ये तो, क्योंकि यहाँ y x से कम है, दूसरे वाले में क्या है? y x से ज्यादा है, तो ये तो नहीं आएगा। तो मुझे मतलब उसको इंटीग्रेट करना है, सो 1/2xy को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कितनी बार? 3 बार ना, क्योंकि 3 वेरिएबल है। अब एक एक करके इंटीग्रेट रीजन लो, एक एक करके क्या क्या रीजन लूं मैं, मतलब क्या लिखूं लिमिट, बोलो। चलो dz से स्टार्ट करता हूं, dz dy dx। अब ढंग से z की लिमिट बताओ मुझे क्या है। यहाँ z कहां से कहां तक है? 0 to y। जी, तो ये हो गया 0 to y। अब z का काम खत्म हो गया, तो अब उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे, तो अब z गायब कर दो, z के आगे में जो साइन हो गया मतलब हो गया। तो अब आपको सिर्फ देखना है एक्स वाई को देखना है, बस z को अब नहीं देखना है। अब आप y की लिमिट लिखनी है। अब बताओ z को इग्नोर करके, 0 to x। हाँ, तो आपको इग्नोर करके z को देखना है, तो 0 to x हो गई। अब y भी गायब हो गया, क्योंकि अब उसका प्रोजेक्शन लेंगे हम x एक्सिस पे, तो मुझे बस x दिखेगा, y z को इग्नोर करेंगे। तो x की लिमिट क्या होगी? 0 to 1। 0 to 1, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करो ठीक से। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं, हालांकि ये सब अभी मैं पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में, तो ठीक है। तो z ये को xy कांस्टेंट है z के लिए, तो z का इंटीग्रेशन जस्ट z होगा, लिमिट 0 to y है। तो जब z 1 है ना, तो 1 z हो जाएगा y माइनस 0, तो ये बचेगा y अपॉन 2xy आ जाएगा, बचेगा dy dx। जब z का इंटीग्रेट करोगे 1, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब x का देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x कांस्टेंट है यहाँ पे, तो जस्ट y, ठीक है ना, ओके। तो 1/2x एज इट इज, तो 1 का 0 to x, तो ये x अपॉन 2x बचेगा, ये dx, तो फिर x कट गया। अब 1/2 का इंटीग्रेट 1/2 आ गया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कर वही रहा हूं जैसे अभी मैं बोल रहा था ना कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, अगर मुझे ये निकालने की जरूरत पड़ती है, अगर IID नहीं है तो हम क्या करेंगे? ज्वाइंट लिखेंगे और ज्वाइंट को इंटीग्रेट करेंगे dx dy। तो यहाँ 3 था, इसलिए 3 इंटीग्रेशन लगाना पड़ा मुझे, 3 इंटीग्रेशन यूज किया मैंने, बिकॉज 3 वेरिएबल्स आर देयर, है ना। अगर 2 है तो वी विल इंटीग्रेट ट्वाइस। तुम्हें याद होगा अगर x लेस देन 1 होता है तो यू जस्ट इंटीग्रेट वंस, ठीक है ना। तो अगर एक ही वेरिएबल यहाँ पे है तो सिर्फ x के मार्जिन से काम चल जाएगा, 2 वेरिएबल है तो x y का ज्वाइंट चाहिए, 3 वेरिएबल है तो x y z तीनों का ज्वाइंट चाहिए, वो दे ही रखा है। ओके, तो ए बी तो हो गया। अब आते हैं सी डी में से। चलो पहले डी आसान लग रहा है देखने में, डी का ही काम करते हैं। देखो वो तो सी भी जाएगा, मिनिमम एक्स वाई है नहीं, तो जो भी मिनिमम है उसका एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो मिनिमम का डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं,
लेकिन देखो एक्स वाई में क्या रिलेशन है, ध्यान दो, जब y लेस देन x है तो ये वाला केस है, जब y मोर देन x है तो ये वाला केस है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अभी मैं c चलो कैलकुलेट करता हूं, तो a भी अभी कैलकुलेट किया, मैं c कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ठीक है, देखो तो क्या करोगे तुम, मिनिमम ऑफ एक्स वाई का क्या डेफिनेशन होता है, ये कब x के इक्वल होगा, कब y के इक्वल होगा, कोई बताओ। हाँ x equal होगा when x is less than y. हाँ ठीक है, और जब x मोर देन y, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये थर्ड ऑप्शन डिसाइड कर लेगा, थर्ड ऑप्शन तुम करोगे, अगर मान लो ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फॉल्स चुनना है, थर्ड अगर फॉल्स आ गया तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे, तो तुम्हें निकालना है एक्सपेक्टेशन मिनिमम ऑफ एक्स वाई का, तो बाई डेफिनेशन तुम याद है मीन कैसे निकालते हैं, तो ये होगा मीन मिनिमम ऑफ एक्स वाई एंड ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। अगर तुम चाहो तो मार्जिनल भी निकाल सकते हो एक्स वाई का, अगर तुम चाहो तो एक्स वाई का मार्जिनल निकाल सकते हो, जेड के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, एक है ना। अगर तुम एक्स वाई का मार्जिनल निकाल लो तो भी चलेगा, नहीं निकालना चाहो तो भी काम हो सकता है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है ना, मैं दो तरीके से लिख सकता हूं इसको मैं, एक तो मेरा ये तरीका होगा लिखने का कि एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन से ये काम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं अगर नहीं निकालू मार्जिनल तो भी उसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आंसर वही देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से तब भी हो जाएगा। अब चूंकि 9 to 11 बैच का हो गया है टाइम, तो तुम्हारा काम है ये कैलकुलेट करना, मुश्किल नहीं है, मतलब कर देता हूं देखो जैसे, तो ये तो एक काम है, ये निकाल सकते हो तुम, उससे कर लोगे, नहीं डायरेक्टली ये करना है तो इसको तुम दो इंटीग्रल में ब्रेक करोगे। क्या करोगे, एक बार ये x वैल्यू लेगा है ना, बाकी ज्वाइंट जो है तो x कब लेगा, फिर से ध्यान दो, ये मिनिमम एक्स वाई x कब होगी, जब x लेस देन y है, और यहाँ ध्यान दो x लेस देन y किस केस में है, x लेस देन y किस केस में है, इस वाले केस में, तो ये पीडीएफ आ जाएगा 1/2x², तो यहाँ रखोगे 1/2x² dx dy dz, मुझे लगता है उल्टा लिखो ज्यादा आसान रहेगा, dz dy dx, इससे आसान रहेगा कैलकुलेशन, प्लस अब ये y, एक बार x रखा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि x लेस देन y है उस केस में, तो वहां लिमिट उसके हिसाब से, इसलिए पीडीएफ वो आया है, ऊपर वाला लिमिट आएगा। तो जेड ऑफ तुमने क्या बताया था ना, तुम लोगों ने भी तो कैलकुलेट किए थे ना, ये क्या किए थे, ये ऊपर वाला केस आएगा, ये ऊपर वाला केस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे y लेस देन x है, सॉरी हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया ना, ये लिया है अभी, तो यहाँ x, तो यहाँ बताओ लिमिट क्या होगी, z की लिमिट क्या लोगे यहाँ पे इस वाले में, जब x लेस देन y है 0 to x, तो ये 0 to x z की लिमिट है, y की लिमिट क्या होगी, ध्यान से देखो, इसमें y की लिमिट क्या लोगे, अब z को भूल जाओ, y की लिमिट 0 to 2x. नहीं x को थोड़ी भूलना है, मैंने कहा y, z को भूलो, x को नहीं भूलो, X to 2x. हाँ तो x to 2x, हमें z को बोलना था, तो x to 2x तुम्हारा y है। अब x, z और y दोनों को भूल जाओ, अब तुम्हें x की लिमिट बतानी है, अब z और y दोनों को भूल जाओ, अब x की लिमिट क्या आएगी, व्हाट डू यू थिंक, नहीं 2x 0 to 2 है ना, ये 2x है यहाँ पे, इसीलिए लेस देन 2 है, हाँ यहाँ पे x जो होगा इसलिए 2x है ना, इसलिए 2 तक गया है, तो x तो 0 से 1 में ही है, x लेस देन 2 x लेस देन 2 है ना, तो एक्चुअली x 0 से 1 में होगा, यहाँ 2x लेस देन 2 है तो x लेस देन 1 ही होगा। सर हाँ सर जो आपने मिनिमम वाले की जो एक्स वाई है तो क्या है, तो पीछे वाले पेज पे तो हाँ मिनिमम
जो x y है इसमें उसकी जो x और y की रेंज कैसे आपने देखी है वो बता दीजिए सर। जी जी जी, मिनिमम ऑफ 1, 2 क्या होता है? 1, 2 में कौन सा छोटा है? 1 क्यों है? क्योंकि 1 लेस देन 2 है, तो वही सेम देखो, ध्यान ध्यान से देखो, वही तो लिखा है मैंने यहाँ भी। 2 कब लिखता मैं, और ये मैं 2 कब लिखता अगर 2 छोटा हो जाता 1 से, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, क्योंकि वो तो वेरिएबल है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ तो नंबर है तो यहाँ 1 आएगा बिकॉज, है ना, तो ये 1 है बिकॉज 1 छोटा है, जो छोटा है वो, तो मैंने कहा x लिखूंगा अगर x छोटा है y से, इसकी वैल्यू y होगी अगर y छोटी है x से, तो जो भी स्मॉलर है वो लिखेंगे। तो पहले केस में हमारा जो पहला सपोर्ट है वहाँ x लेस देन y है, दूसरे में देखो यहाँ y लिख रहा हूँ मैं। अब y, यहाँ y क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आना x मोर देन y है, और यहाँ पे x मोर देन y है, x मोर देन y है, तो यहाँ पे x मोर देन y है, तो ये वाला PDF यूज होगा। तो यहाँ 1/2xy, यहाँ भी ऐसे लिखो dz dy dx, सेम ही लिखो। अब बताओ z की लिमिट क्या लोगे, अब ऊपर वाले केस में z की लिमिट क्या लोगे, यहाँ पे सेम ही होगा जो वहां लिए थे, है ना, 0 to y, तो ये 0 to y, y की लिमिट क्या होगी, हाँ अब z भूल जाना है, 0 to x, तो 0 to x, अब y z भूल जाओ, अब x की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, तो ये भी 0 to 1। अब ये तुम्हारा काम है इंटीग्रेशन करना, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो पता चल जाएगा अब क्या आंसर आना है। तो इसको जस्ट x टाइम 1/2x स्क्वायर है, y टाइम 1/2xy है, dz dy dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, तो तुम्हें दिख जाएगा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा स्टेटमेंट, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है, तो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी अभी यही कंटिन्यू होगा असाइनमेंट, ये वाला और गेट वाला, तो ये भी कंप्लीट करना। और जो गेट का भेजा था मैंने ना, गेट एसटी का जो रैंडम वेरिएबल नाम से है, फिर एक स्टैंडर्ड यून है ना, वो बहुत सारे ऐसे है, तो तुम उसको ट्राई करना। रैंडम वेरिएबल नाम से गेट का है, और इसका था मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, और स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट का भी है, गेट का भी और इसका भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। तो उसमें बाईवेरिएट, नॉर्मल और मल्टीनोमियल के क्वेश्चंस अभी हम लोग थ्योरी कर लेंगे नेक्स्ट 1-2 क्लास बाद, तो कर सकते हो, बट ट्राई करो पूरा असाइनमेंट। नेक्स्ट क्लास में भी डाउट ही होगा अभी, मतलब परसों, है ना, कल तो मैथ्स पोर्शन का है, तो उसमें क्या है अभी इंटीग्रल चल रहा है ना, परसों, है ना, ठीक है। अभी 9 to 11 आज एस्टिमेशन का डिस्कशन है, तो जो लोग चाहो तो देख सकते हो। चलो तो अभी यही स्टॉप करता हूँ आज, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।